तो स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि करंट का इस वक्त का सबसे अहम मुद्दा है और अहम टॉपिक है दोस्तों। और ये टॉपिक ऐसा है कि आप किसी भी एग्जाम में उठा के देखेंगे दोस्तों, अगर आप स्टेट पीसीएस की बात करेंगे तो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन, तो वहीं अगर वनडे एग्जामों की बात करेंगे तो वहाँ पे भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलाकर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप लोग दोस्तों प्रीवियस ईयर की बात करेंगे तो इस बजट टॉपिक से कम आपके इकोनॉमिक के चैप्टर में कम से कम 10 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन, जिसमें कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और तो कुछ आपके योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में बजट को कवर करेंगे, जो इस बजट में प्रमुख योजनाएं हैं, साथ में जो पुरानी योजनाएं हैं उनको देखेंगे कि क्या-क्या इसमें आवंटन किया गया है और क्या-क्या नई चीज़ स्टार्ट की गई है। तो दोस्तों एक-एक करके इन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो बजट स्टार्ट करें दोस्तों, उसके पहले हम लोग देखेंगे बजट की कुछ पृष्ठभूमि। हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या चीज़, कि जो बजट है इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। एक्चुअल में जो हम लोग बजट बोलते हैं, बजट शब्द का कोई उल्लेख ही नहीं है संविधान में। यहाँ पे बजट की जगह पे जो रियल आपका जो संविधान में हमको उल्लेख मिलता है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये वार्षिक वित्तीय विवरण जो है दोस्तों आर्टिकल 112 के अंतर्गत रखा गया है संविधान में। जब आप संसद पढ़ेंगे तो वहां पे आपको धन विधेयक और वित्त विधेयक पढ़ने को मिलेगा और वहीं पे ही आपको 112 आर्टिकल है जहां पे आपको वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में उल्लेख किया गया है। संविधान में बताया गया है कि हाँ बजट होगा। बजट शब्द कोई स्पेशली कोई संविधान में नहीं है बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण है। पहली चीज तो ये याद रखिएगा। दूसरी चीज दोस्तों, ये बजट जो शब्द लिया गया है, बजट शब्द आया है, ये फ्रांस से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कभी कभी पूछ लिया जाते हैं, स्पेशली ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा भी गया है। तीसरी चीज दोस्तों क्या है, कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है इसमें वित्तीय वर्ष, पहले चीज वित्तीय वर्ष क्या होता है ये जानिए। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो समय होता है आरबीआई द्वारा डिसाइड किया गया है, यही वित्तीय वर्ष होता है। जैसे हम लोग कैलेंडर आता है कि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर का समय होता है वो आम नागरिक के लिए, लेकिन जो आरबीआई ने डिसाइड किया है एक वित्तीय वर्ष वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, इसमें सारे फाइनेंशियली वर्क होते हैं। तो इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान बजट में क्या होता है, इस वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के दौरान भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियां, यानी कि भारत सरकार जो भी प्राप्तियां करती हैं टैक्स के माध्यम से, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हो गए, डायरेक्ट टैक्स हो गए, प्लस दूसरे स्टेट दूसरे देशों को जो भी आप पैसा उधार देता है वहां से जो भी टैक्स, वहां से जो भी ब्याज मिलता है, साथ में जो भी विनिवेश करता है, तो इन तरीकों से जितने भी प्राप्तियां होती हैं और जो खर्च होता है, जिन जिस सेक्टर में कोई आपके कुछ योजनाओं के माध्यम से खर्च कर रहा है, कुछ आपके पूंजीगत व्यय कर रहा है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो उधार लिया है भारत ने उनका जो ब्याज दे रहा है, तो इन सभी चीज़ों का व्यय होता है, इन्हीं सब का जो विवरण होता है, यही आपका बजट होता है। यानी कि एक तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में पापा की सैलरी मिलती है और उस सैलरी मिलते ही पापा ने बना दिया कि हाँ इतने पैसे प्राप्त हुए हैं और इतने पैसे खर्च होंगे। इसको महीने में हमको इस तरह लेकर के चलना है, यानी कि एक पूरा खाका तैयार कर लिया। यही दोस्तों एक तरीके से बजट हो गया, वो घर के स्तर पे हो गया और ये देश के स्तर पे हो गया कि जितने भी प्राप्तियां होंगी और जिन जिन चीजों का व्यय करना है उन सभी का विवरण कितने समय में खर्च करना है, एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक में जो खर्च करना है, वही दोस्तों आपका हो गया वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक। एक चीज और पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, आपको याद होगा सुरेश प्रभु जो है आपके रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे उस वक्त। और उसके बाद आपके जो है उस वक्त क्या किया गया था कि पहले जो है केंद्रीय बजट और रेलवे का बजट ब्रिटिश ब्रिटिश समय से ही एक साथ मर्ज करके नहीं थे बल्कि अलग अलग आते थे, क्योंकि रेलवे जो है आपके ब्रिटिश की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जब वो भारत में रूल कर रहे थे। उसके बाद 2016 में क्या किया गया कि जो रेलवे बजट है और जो आपके केंद्रीय बजट थे जो अलग अलग आया करते थे उनको समाहित करके एक ही बजट में शामिल कर लिया गया है। तो जो जो भी प्रावधान है रेलवे बजट और आपके केंद्रीय बजट के वो अब एक साथ प्रस्तुत होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे दोस्तों, जिसमें आपके ये और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है बजट और आपके बजट को किस संविधान में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसको किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे इस बजट की, यानी कि जो आपका 2022-23 का बजट है। बजट क्या होता है दोस्तों, कि एक आने वाले जो आपका वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष होता है, उसके लिए खाका तैयार करती है कि कितने अनुमानित रुपए प्राप्त होंगे, कितने अनुमानित खर्च होंगे, कितनी जीडीपी ग्रोथ होगी, कितनी जो है आपकी किन किन सेक्टरों में कितना खर्च किया जाना है। इन सभी चीज़ों का एक अनुमान लगाती है कौन, सरकार, यानी कि आपकी वित्त मंत्रालय, और उसी के अनुसार फिर काम किया जाता है। तो इस 2022-23 के बजट में क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से देखिएगा दोस्तों।
अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें इसमें हैं। दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं बजट 2022-23 का। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि कुल व्यय कितना करना है, जो सरकार ने अपना बजट निकाला है अब कि कितना खर्चा वो करेगी, तो वो है 39.45 लाख करोड़, यानी कि लगभग मोटा-मोटा मान के चलिए कि 40 लाख करोड़ का जो है दोस्तों भारत ने बजट निकाला है अब की 2022-23 में खर्च करने के लिए। अब इतना व्यय करेगी तो इसके लिए दोस्तों पहली चीज़ तो ये देखिए कि भारत की सरकार के पास जो प्राप्तियाँ हुई हैं वो कितनी हुई हैं। तो प्राप्तियाँ हुई हैं 22.84 लाख करोड़ रुपए। तो यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे आपके घर में पापा को सैलरी मिल रही है 50,000 रुपए और खर्च करना है पापा को 60,000 रुपए या 70,000 रुपए। तो ये एक तरीके से एक तरीके से खाका तैयार कर दिया कि आपकी महीने में खर्च किया करना है 70,000 रुपए लेकिन प्राप्त हो रहे हैं 50,000 रुपए। वही चीज़ है कि जो प्राप्तियाँ हैं लगभग 22.84 लाख करोड़ रुपए हैं कर्ज के अलावा। और जो व्यय करना है सरकार को, जो बजट निकाला है, वो लगभग 39.45 लाख करोड़ रुपए है। अब दोस्तों हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि कहाँ-कहाँ से कितनी-कितनी प्राप्तियाँ हुई हैं और कितना-कितना खर्च करना है, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी के रूप में आ जाता है एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको स्लाइड दिखाने वाला हूँ कि कितनी-कितनी कहाँ-कहाँ से प्राप्तियाँ हुई हैं और कितनी-कितनी कहाँ-कहाँ खर्च करेगी सरकार। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि कहाँ-कहाँ पे सरकार को कहाँ से प्राप्तियाँ हुई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको अगर आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो जो सरकार है, सरकार को जो है सबसे ज़्यादा जो प्राप्तियाँ हुई हैं, वो आपकी हुई हैं बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़ से, यानी कि जो उधार वगैरह दिया था, उधार वगैरह से है, वहाँ से जो प्राप्तियाँ हुई हैं, वो लगभग 35% हुई है, जो कि आपकी क्रोनोलॉजी के रूप में लगाने के लिए आ जाता है कि जो उधार वगैरह है, वो लगभग 35% है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ये जीएसटी। जीएसटी से दोस्तों जो कलेक्शन हुआ है वो लगभग 16% है। और उस जीएसटी में ही आपको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह इंक्लूड रहते हैं। तो जो आपका जीएसटी है उससे लगभग 16% की प्राप्ति हुई है। फिर दूसरे नंबर पे इसके बाद आपका है कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि जो आपके कॉर्पोरेशन टैक्स होते हैं, जो निगम कर होते हैं, वो 15% है। फिर इनकम टैक्स है दोस्तों, इनकम टैक्स से लगभग 15% है। इससे भी 15% की प्राप्तियाँ हुई हैं। याद रखिएगा ये क्रोनोलॉजी के रूप में घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में लगाने को आ सकता है कि जो बोरिंग वगैरह हुई है उससे 35% है, जीएसटी से कलेक्शन हुआ है 16% का, कॉर्पोरेट टैक्स से 15% का, इनकम टैक्स से 15% का। फिर हम लोग दोस्तों आगे बात करते हैं जो यूनियन एक्साइज़ ड्यूटीज़ हैं। एक्साइज़ ड्यूटी लगाते हैं ना, सरकार द्वारा लगाई जाती है एक्साइज़ ड्यूटी, जो भी बाहर से सामान आता है उसके ऊपर एक्साइज़ ड्यूटी वगैरह लगाई जाती है, तो वो 7% का कलेक्शन है। फिर उसके बाद कस्टम पे आपका लगभग 5% का है, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह लगती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू से 5% का है और जो आपका नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स है उनसे 2% का। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आपके यूपीएससी में भी, स्टेट पीएससी में भी पूछा गया है कि आपके जीएसटी से सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुआ है या इनकम टैक्स से, तो जीएसटी याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जीएसटी से ज़्यादा ज़्यादा कलेक्शन हुआ है या फिर आपके कॉर्पोरेशन टैक्स से, तो जीएसटी से। तो ये आपके क्रोनोलॉजी के रूप में आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा कि कहाँ-कहाँ से सरकार को प्राप्तियाँ हुई हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ-कहाँ सरकार खर्च करेगी। ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे ज़्यादा जो सरकार सरकार ने अपनी खर्च करने का जो बनाया है, सबसे पहले जो खर्च करना है, तो जो सरकार ने उधार लिया था उस पे जो टैक्स जो आपका ब्याज जाएगी सरकार का, वो लगभग इंटरेस्ट पेमेंट लगभग 20% है। पहली चीज़ तो ये जितना भी उसको खर्च करना है, जितना भी उसको उसने बनाया है 39.45 लाख करोड़, उसमें 20% चला जाएगा उसके इंटरेस्ट पेमेंट पे, जो भी उसका उधार लिया हुआ है। उसके बाद एक-एक करके हम लोग देखते चलते हैं दोस्तों। उसके बाद ये आती है आपकी स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज़, यानी कि स्टेट को जो सरकार आपके टैक्स देगी, यानी कि स्टेट को जो भी शेयर देगी पैसे का, जो भी कलेक्शन है, क्योंकि जो स्टेट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देती है, क्योंकि जब से जीएसटी का कलेक्शन होने लगा है तब से वैट वगैरह हटा दिए गए हैं और जो पैसे का आवंटन करता है वो केंद्र सरकार करता है। कुछ करों को हटा करके, जैसे आपका शराब वगैरह हो गया, पेट्रोल वगैरह हो गया। तो दोस्तों जो स्टेट शेयर है टैक्सेस के, वो 17% है। ये दोस्तों जो आपके वित्त आयोग है, वित्त आयोग सॉरी मैं बोल रहा हूँ, जो आपके वित्त तो दोस्तों ये अब मैं आपको स्लाइड में देख सकते हैं आप लोग कि कहाँ-कहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो खर्चा करेगी।
तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो खर्चा करेगी सरकार वो इंटरेस्ट पेमेंट पे, यानी कि जो भी सरकार द्वारा जो भी उधार लिया गया है उस पे जो उसको ब्याज देना पड़ेगा वो लगभग 20% है। तो जितना भी उसका बजट है आपका 39.45 लाख करोड़ का, उसमें आपका 20% इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सरकार दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा खर्चा करेगी वो है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, यानी कि स्टेट को भी सरकार पैसा आवंटित करती है, क्योंकि जब से जीएसटी का कलेक्शन खत्म हुआ है, मतलब जीएसटी लागू हुई है, उसके बाद से केंद्र सरकार ही राज्यों को पैसा आवंटित करती है। तो ऐसे में स्टेट सरकारों को, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, उसको लगभग 17% पैसा इस बजट का आवंटित किया जाएगा, दिया जाएगा। फिर उसके बाद एक करके दोस्तों इस क्रोनोलॉजी को समझते चलिएगा। पहले पे ये है, फिर दूसरे पे ये है, फिर तीसरे पे आपका है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है दोस्तों, समझिएगा। दो टाइप की स्कीम होती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है दोस्तों जिसमें, जिस स्कीम में, यानी कि जिस योजना में पूरा पैसा, यानी कि 100% जो पैसा एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि मनी का एक्सपेंडिचर होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। यानी कि कोई योजना है जैसे प्रधानमंत्री मानधन, प्रधानमंत्री मानधन योजना है, उसमें जो पूरा पैसा पैसा है वो पूरा 100% सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा, वो हो गई सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और इसमें 15% पैसा इस बजट का खर्च किया जाएगा। और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, तो वो स्कीम जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर काम करती हैं, जिसमें रेशियो 50 का भी हो सकता है पैसे देने का, यानी कि केंद्र का 50% और राज्य का 50%, या फिर 40-60 हो सकता है। तो यानी कि ऐसी स्कीमें जिसमें केंद्र और राज्य मिल करके काम करती हैं, वो होती हैं आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये क्रम एक एक करके मैं समझाता चल रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों फाइनेंस कमीशन क्या होती है कि जो आपका वित्त आयोग होता है, आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख किया गया है कि जो वित्त आयोग होता है वो राज्यों को केंद्र द्वारा जो पैसा होता है, जो भी टैक्सेस वगैरह होते हैं, उसका जो है कुछ परसेंट दिया जाता है। जैसे आपकी 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 41% पैसा दिया जा रहा है, जो पहले 42% था। अब 41%, यानी कि 1% घटा दिया गया है, और जो 1% है वो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लिए आवंटित किया गया है। तो ये 41% का जो क्राइटेरिया है वो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है, तो ये 10% हो गया। उसके बाद दोस्तों अदर एक्सपेंडिचर में 9% है, फिर सब्सिडीज पे 8% है, डिफेंस पे 8% है, और पेंशन जो सबसे कम है, यानी कि सबसे कम खर्चा जो सरकार कर रही है वो पेंशन पे कर रही है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक एक करके इस क्रम को ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड ये भी है दोस्तों। आगे देखते हैं फिर। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं राजकोषीय घाटा। अभी हम लोगों ने देखा था कुल आपके व्यय देखा था, आप सॉरी एक मिनट, ये आपका कुल व्यय देखा था हम लोगों ने दोस्तों, ये हो गया आपका कुल प्राप्तियां। अब देखते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा दोस्तों जो अनुमानित है, क्योंकि ये सब अनुमानित है कि इतना हो सकता है, और ये अनुमानित कितना है, 6.4%, याद रखिएगा। अब पहली चीज तो ये राजकोषीय घाटा होता क्या है, इसको भी समझ लीजिए। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपके पापा की सैलरी एग्जाम्पल पे कि 50,000 रुपए है, और उनको खर्च करना है 70,000 रुपए एक महीने में। तो यानी कि जो 20,000 का ये गैप है, यानी कि उस 20,000 को जो खर्चा है, जो एक्स्ट्रा खर्चा है, उसके लिए पापा को उधार लेना पड़ेगा। तो ये जो उधार है, यानी कि एक तरीके से हम घाटे में जा रहे हैं, यही राजकोषीय घाटा है। यानी कि जब सरकार अपना जो व्यय ज्यादा करती है, लेकिन उसको प्राप्तियां, जो आय होती है वो कम होती है, तो उस जो घाटा है, यानी कि उसका जो गैप है भरने के लिए जो उधार वगैरह लिया जाता है, वो एक तरीके से राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो ये कितना है दोस्तों, 6.4% अनुमानित है। फिर जो जीडीपी ग्रोथ वानी अनुमानित की गई है, वो आपकी जो है 9.2% अनुमानित की गई है 2022-23 में। अब अभी देखते हैं कितना क्या होता है, कोविड का दौर भी चल रहा है, प्लस घाटे में अर्थव्यवस्था वैसे भी देखी जा रही है, तो उसका क्या परिणाम निकलता है, क्या रिजल्ट निकलेगा, वो तो बाद में ही पता चलेगा। अभी तो लेकिन ये अनुमानित है 9.5%। फिर जो इस बजट में जो शिक्षा पे खर्च किया गया है, वो लगभग जो प्रावधान किया गया है, 1,04,270 करोड़ का दोस्तों आवंटन किया गया है, प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा कुल बजट का। स्वास्थ्य पर 2,38,000 करोड़ रुपए दोस्तों खर्च किया जाएगा इस बजट के माध्यम से। पूंजीगत व्यय में 35.4% की वृद्धि की गई है, और ये 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी कि अब इसमें पूंजीगत व्यय में वृद्धि की गई है। पूंजीगत व्यय क्या होते हैं कि जो कोई परिसंपत्तियां होती हैं, सरकार उन परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए जो पैसे खर्च करती है, ठीक है, वो आपकी पूंजीगत व्यय होती हैं। पूंजीगत व्यय होता है, एक राजस्व व्यय होता है। राजस्व व्यय होता है जो प्रतिदिन की खर्च के लिए खर्च किए जाते हैं, और जो पूंजीगत व्यय होते हैं जो एक तरीके से परिसंपत्ति के आपके अधिग्रहण के लिए जो खर्च किए जाते हैं। तो ये दोस्तों स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों कि जो अगला वित्त वर्ष होगा, यानी कि वित्त वर्ष मैंने आपको बताया ना, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, उस वित्त वर्ष के लिए जो विनिवेश होगा, उसके लिए 65,000 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान लगाया गया है। अब पहले समझिए विनिवेश क्या होता है। विनिवेश एक तरीके से
जब कोई सरकारी पीएसयूज़ हो गए या फिर कोई सरकारी एजेंसी, सरकारी आपका कोई परिसंपत्ति हो गई है, कोई भी ऐसा सरकारी चीज़ है, आपकी संपत्ति है और उसके शेयर सरकार लगभग 50% के ऊपर किसी दूसरे कंपनी को बेच देती है, यानी कि जब कोई सरकार अपनी जो संपत्ति है या कोई पीएसयू है उसको 50% से ज़्यादा उसके जो शेयर्स होते हैं वो किसी दूसरी कंपनी को, किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देती है, तो वो एक तरीके से विनिवेश होता है। यानी कि अगर 50% से कम बेचती है तो वो जो अधिक उसका जो प्रशासन का जो पावर होती है वो सरकार के पास होती है। लेकिन जब 50% से ज़्यादा शेयर बेच देती है सरकार, तो एक तरीके से वो कंपनी प्राइवेट कंपनी हो जाती है। तो इस तरीके से भी सरकार कुछ पैसे का कलेक्शन करती है। इसके लिए जो अभी वित्त वर्ष चल रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च से 31 मार्च तक का जो आपका 31 मार्च से 2021-22 का आपका वित्त वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। उसमें गवर्नमेंट ने ये अनुमान लगाया था या कोशिश की थी, ये लक्ष्य रखा था कि विनिवेश से लगभग 1.75 लाख करोड़ का जो है कलेक्शन करेगा। लेकिन वो नहीं कर पाया, उसको घटा करके 78,000 करोड़ रुपए कर दिया था। अगले जो वित्त वर्ष होगा उसमें जो कलेक्शन का जो आंकड़े तैयार किए गए हैं, कलेक्शन का जो अनुमान लगाया गया है कि इतना कलेक्शन किया जाएगा विनिवेश से, वो लगभग 65,000 करोड़ रुपए है, यानी कि इस 78,000 करोड़ रुपए से भी कम कर दिया गया है। तो इसको याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विनिवेश क्या होता है और विनिवेश में अब की जो नया वित्त वर्ष आएगा उसमें कितने रुपए कलेक्शन करने का जो सरकार है उसमें कितने रुपए कलेक्शन करने का जो है अनुमान लगाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों, आप लोग इस समय खूब ज़्यादा सुन रहे होंगे क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? अच्छा, पहली चीज़ तो इस लाइन को सुन लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी के जो हस्तांतरण है, यानी क्रिप्टो करेंसी से जो भी आय हो रही होगी, जो भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, उस आय का लगभग 30% कर के रूप में सरकार लेगी। अब यहाँ पे 2 बातें उठ रही हैं दोस्तों कि पहली चीज़ तो सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को वैलिड नहीं किया, उसको मान्य नहीं किया है। तो जब मान्य नहीं किया है तो 30% कैसे ले रही है? तो यहाँ पे एक तरीके से 2 चीज़ें निकल के आती हैं। या तो सरकार ने एक तरीके से इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया है कि क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी है, और या फिर सरकार ने केवल पैसे कलेक्शन का ही अपना एक मोटो रखा है। तो जो भी चीज़ें हैं, हम हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो करेंसी पे 30% सरकार टैक्स लगाएगी। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्टो करेंसी दोस्तों होती क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक तरीके से दोस्तों एक आभासी मुद्रा होती है, यानी कि आप कोई भी पैसा होता है जो हमारे देश में रुपया चल रहा है, उसको आप लोग छू सकते हैं। या तो आप डिजिटली भी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, फ़ोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, और उसके अलावा आप लोग उसको बैंक में जाकर के उस पैसे को निकाल भी सकते हैं। तो वो एक तरीके से आपकी टचेबल आपके मुद्रा हो गई। लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये केवल डिजिटल करेंसी है। इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है मोबाइल वगैरह के माध्यम से। बाकी इसको ना ही टच किया जा सकता है, ना ही इसको ट्रेस किया जा सकता है, ना ही इसको गवर्न करने वाली कोई बॉडी है ऊपर से। कहाँ से ये चालू, मतलब कहाँ से ये कंट्रोल की जा रही है, इसका कुछ भी अनुमान नहीं है। तो इसीलिए एक अनुमान भी लगाया जाता है कि इसका जो है यूज़ काफ़ी बड़ी मात्रा में जो आपके मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होती है, आतंकवादी जैसी घटनाएँ होती हैं, वहाँ पे किया जा सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी याद रखिएगा एक तरीके से आभासी मुद्रा है जिसको कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता, कोई भी एक कंट्रोल करने वाली बॉडी नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी हो गया जिस पे 30% का टैक्स लगाया जाएगा। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख योजनाएँ जो सरकार में इस बजट में तैयार की गई हैं, जो कि पुरानी कुछ चल रही हैं, कुछ नई योजनाओं को ऐड किया गया है। पहली चीज़ है, एक-एक करके देखते चलिएगा कि 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ शुरू होंगी। यानी कि 75 जिले होंगे जिनको गवर्नमेंट चूज़ करेगी, और उन 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ शुरू की जाएँगी। किस उद्देश्य के लिए? डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुँचाने के लिए। क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोविड के दौर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है डिजिटली वर्क करना। चाहे वो पैसे का भी हो, चाहे वर्क का भी हो। तो जो भी काम है वो डिजिटल चल रहा है। तो ऐसे में हर नागरिक तक डिजिटल बैंकिंग को पहुँचाया जाए, इसके लिए 75 जिलों में 75 डिजिटल इकाइयाँ खोली जाएँगी। ये आपके डायरेक्टली पीसीएस के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि पीसीएस को इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद हैं। फिर उसके बाद वन क्लास वन टीवी चैनल। वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, जो कि पिछले साल स्टार्ट किया गया था कि वो बच्चे जो पढ़ाई से मुख्य धारा से अलग हो गए हैं, जिनके पास नेट वगैरह की दिक्कत है, जिसके पास गाँव के रहने वाले बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चे पढ़ाई की मुख्य धारा में रहे और वो पढ़ाई से दूर ना हो, जो कि पिछले साल स्टार्ट की गई थी सरकार के द्वारा योजना। उसमें 12 टीवी चैनल प्रोग्राम चलाए गए थे, उसको बढ़ा करके 200 टीवी चैनलों तक किए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है। तो याद रखिएगा कि वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम क्या है? तो 1 से लेकर के 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम करने के लिए एक तरीके से ये योजना है, जो पिछले साल स्टार्ट की गई थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे, एक-एक करके देखते चलिएगा कि 3 वर्षों में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत
गाड़ियों का विनिर्माण किया जाएगा। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 3 वर्षों में कितनी वंदे भारत जो रेलगाड़ियाँ हैं उनके विनिर्माण का प्लान बनाया है सरकार ने, तो 400। या फिर ये पूछ सकते हैं कि 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विनिर्माण कितने समय में सरकार करेगी, तो 3 साल में करेगी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारे आपके पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट दोस्तों है कि एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के जरिए स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, एक स्टेशन होगा एक उत्पाद, जो बहुत तरीके की योजनाएं इस तरीके की सरकार चलाती हैं वन वाली। तो उसी तरीके से एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के जरिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। एक एक करके दोस्तों सारी योजनाओं को देखते चलिएगा। फिर आगे है 3 वर्षों में 100 पीएम गति टर्मिनल गठित किए जाएंगे। जो पीएम टर्मिनल यानी कि आपको मैं अभी बताता हूँ, पीएम गति क्या है कि सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएं तैयार की गई थी जहाँ पे हाईवे वगैरह का निर्माण अच्छी तरीके से किया जाए, उनकी अवसंरचना को मजबूत करके हाईवे वगैरह को, जो सड़क निर्माण है उसके काम को तेज किया जाए, उसके लिए पीएम गति प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। उसी के तहत 3 वर्षों में 100 गति पीएम टर्मिनल गठित किए जाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों। और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि कोविड के दौर में लोग मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और मेंटल कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भारत में बहुत ही कम लोग होते हैं जो उसको एक बीमारी समझते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसको समझदारी के साथ लोग इसको जान सके, जैसे कि आत्महत्या की गतिविधियां भी काफ़ी तेज हो रही है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य हेतु एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है इस बजट के माध्यम से, और 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो ये एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी, तो 23। दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं, ये कुछ एलोकेशन है जो सरकार ने, कुछ स्कीम है जो पुरानी स्कीम है, इसमें पैसे को बढ़ावा दिया गया है, कुछ पैसे बढ़ाए गए हैं सरकार ने। तो इसको याद रखिएगा। आप जितने भी इस बजट में जिन जिन योजनाओं का वर्णन है, उनकी बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके प्रेजेंट टाइम में क्या क्या किया गया उससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इन सारी योजनाओं के बैकग्राउंड के साथ आप लोग को देखना है दोस्तों। नेशनल हेल्थ मिशन जो स्टार्ट किया गया था, उसमें 2021 में 21-22 में 34,947 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, और ये बढ़ा करके 2022-23 में 37,800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि किस किस योजना में सबसे ज्यादा रुपए आवंटित किए गए हैं। दूसरा है जल जीवन मिशन, जिसको आपको पता ही है कि 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का जो सरकार का टारगेट है, उसी में ही जहां पे 2021-22 में लगभग 45,011 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, तो 2022-23 में इसमें 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर उसके बाद है आपकी नेशनल एजुकेशन मिशन। आपको पता ही है, नेशनल एजुकेशन मिशन, नई शिक्षा नीति लाई गई है। तो 2021-22 में सरकार ने 30,796 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, वो बढ़ा करके 2022-23 में 39,553 करोड़ रुपए कर दिए हैं। फिर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आपको पता ही है ग्राम सड़क योजना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों तक जोड़ने के लिए, आपके हाईवे तक जोड़ने के लिए इस योजना को लाई गई थी, जहां 2021-22 में जो है लगभग 1,40,000 लगभग 14,000 रुपए करोड़ 14,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। तो वही 2022-23 में बढ़ा करके 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर है पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना में 2021-22 में 67,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, तो वहीं 2022-23 में 68,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इन सारी योजनाओं को याद रखिएगा, कितने आवंटित किए गए हैं, तो आपको नंबर नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किस योजना में आवंटित किए गए हैं, और इन सारी योजनाओं के बैकग्राउंड को देखना है कि ये योजनाएं कब स्टार्ट की गई थी, इन योजनाओं का उद्देश्य क्या है। ये सारी चीज़ें हर हाल में दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछी ही जा सकती हैं। फिर है दोस्तों आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। रोजगार बहुत तेजी से मिल रहा है दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसमें 2021-22 में लगभग 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, तो 2022-23 में लगभग 6400 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। और फिर आपका है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसमें आपके 2021-22 में 7400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो कि आपके 2022-23 में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों आप लोग याद रख सकते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों, जो आप लोग याद रखिएगा, ये भी इसके भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये सारी जितने भी आपको मैंने पॉइंट बताए हैं, सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
इसमें क्या कहा गया है कि मुद्रास्फीति जो 2021 की थी, 2000 अप्रैल से लेकर के 2000 सॉरी दिसंबर 2021 तक की मुद्रास्फीति थी, उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने मुद्रास्फीति जानती होंगी क्या होता है, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति वह होता है जो एक तरीके से जब आपकी जो पैसे पैसे की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, यानी कि जब महंगाई बढ़ती है, आपकी मांग ज़्यादा होगी, आपूर्ति कम होगी। जब मांग ज़्यादा होगी, आपूर्ति कम होगी, तो जो लोगों के पास सामान है वो सही समय में पहुँच नहीं पाएगा, या ऐसे में महँगाई बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ होती है कि जब आपकी जो पैसे होती है, जो वो डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होने लगता है, ऐसे में क्या होता है कि आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और वो महँगाई बढ़ता है। यानी कि मुद्रास्फीति इज़ इक्वल टू महँगाई, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अप्रैल से लेकर के दिसंबर 2021 तक का ये आपका जो है आंकड़े हैं, जहाँ थोक मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति 2 तरीके से देखी जाती है, एक थोक मूल्य सूचकांक और एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जब मैं इकोनॉमी की क्लास लूँगा दोस्तों, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। अभी आपको याद रखना है कि थोक मूल्य सूचकांक में 12.5 और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 5.2, ये आंकड़े हैं दोस्तों जो मुद्रास्फीति के हैं, यानी कि महँगाई के हैं। फिर आपके हैं विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि डॉलर डॉलर में आपके पास जितने का कलेक्शन है, कोई देश के पास, किसी देश के पास जितना डॉलर का करेंसी होती है, वो देश उतना ही मजबूत दोस्तों माना जाता है, ये आपको भी पता है। तो भारत के पास, और जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त श्रीलंका फाइनेंशियली क्राइसिस में चल रहा है, क्योंकि उसके पास लगभग 1 से 2 बिलियन डॉलर का कलेक्शन वर्तमान में है, और भारत कहाँ पे खड़ा है, 633.3 बिलियन डॉलर। तो भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है, दिसंबर 2021 तक के आंकड़े हैं, वो है 633.3 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान के पास लगभग 23 से 25 बिलियन डॉलर है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं, इसको इम्पोर्टेंट ये भी है। फिर 2021-22 में जो कृषि सेक्टर में आपके प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है, वो 3.9% हुई है। विनिर्माण यानी कि द्वितीयक सेक्टर में जो आपकी वृद्धि हुई है, वो 11.8% हुई है। ये सारी मैं बात 2021-22 की कर रहा हूँ। और सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीयक क्षेत्र में जो आपकी वृद्धि हुई है, वो 8.2% हुई है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको कोशिश की है कि एक-एक चीज़ को करने की, और एक-एक चीज़ को मैंने कवर किया है। अगर कोई चीज़ छूटती है, तो वह मैं आगे की क्लास में मैं एक और वीडियो बना करके बजट कवर कर दूँगा। लेकिन ये सारी चीज़ें, जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत, बहुत ज़्यादा है। तो इनकी दोस्तों आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, और जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद। एक चीज़ दोस्तों और देख लीजिएगा आप, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछे जा सकते हैं, पूछे नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी एक मिडिल क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। आप लोग देख ही रहे हैं कि टैक्स की स्लैब्स में कमी नहीं की गई है। तो इसमें एक बार टैक्स का भी देख लीजिएगा कितना-कितना है। तो जो दोस्तों जो 1,50,000 के ऊपर की जो इनकम जिनके पास है, वो जो है उनके लिए कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जो 2,50,000 से 3 लाख के बीच के क्षेत्र में है, वार्षिक जिनकी आय है, उनके ऊपर जो जनरल कैटेगरी के हैं वो 5%, जो सीनियर सिटीज़न्स हैं उनके ऊपर कोई भी नहीं है, और जो वेरी सीनियर सिटीज़न है 80 साल के ऊपर, उनके ऊपर भी कोई भी टैक्स नहीं लगता है। फिर 3 लाख से लेकर के 3 लाख से लेकर के 5 लाख तक के बीच के लिए जनरल कैटेगरी 5%, सीनियर सिटीजन 5% और वेरी सीनियर सिटीजन कोई भी टैक्स नहीं है। 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक के बीच के जो भी लोग हैं उनके लिए जनरल जो कैटेगरी है उनके लिए 20%, सीनियर सिटीजन के लिए 20%, और आपके वेरी सीनियर सिटीजन के लिए भी 20%। और जो 10 लाख के ऊपर इनकम वाले हैं उनके लिए 30% है, जनरल कैटेगरी के लिए, सीनियर कैटेगरी के लिए 30% है, और वेरी सीनियर कैटेगरी के लिए भी 30% है। तो दोस्तों इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे आपके क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।